भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें श्री श्याम साउंड के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मंच से लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। मैं पेरोडी के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूं, आनंद लीजिएगा सर। कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। वाह वाह करो, नहीं वाह वाह करो इस पर। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि करने से होता है, वाह वाह करो। हाँ, सही बात। कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। राहुल जी ने राजनीति में खुद को ही पीट कर केंद्र को बता दिया कि फेल किसे कहते हैं। वाह 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 वाह। अलिया कम बचेगी, कोई बात नहीं है, अगली बार मैं मोदी जी का नंबर ले दूंगा। ये होता है सबराज। देखिए साहब, कभी किसी पार्टी का नहीं होता, दादा ने बताया है। सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। राहुल जी ने राजनीति में खुद को ही पीट कर केंद्र को बता दिया कि फेल किसे कहते हैं। सुरेश प्रभु ने रेल उलट पुलट कर यात्री को बता दिया रेल किसे कहते हैं। और देश के बाबाओं ने दुष्टि कांड करके भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। है ताकी 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 रे बाबा तो निकला डाकी। डाकी का मतलब जानते हो आप? जानते हो भाई साहब डाकी का मतलब? नहीं जानोगे से आप कौन से हॉलैंड पोलैंड में बैठे हो। दादा बता रहे थे कि मैं 2 बार यहाँ पहले भी आया हूँ। मैंने कहा दादा कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। दादा यहाँ 2 बार पहले भी आए हैं, आज यहाँ इनका तीसरा है। समझ गए आप? समझोगे मेरी भाषा, कोई दिक्कत नहीं है साहब। लीजिएगा, मैं पुनः जुड़ना चाहता हूँ आपसे कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। राहुल जी ने राजनीति में खुद को ही पीट कर केंद्र को बता दिया कि फेल किसे कहते हैं। सुरेश प्रभु ने रेल उलट पुलट कर यात्री को बता दिया रेल किसे कहते हैं। और देश के बाबाओं ने दुष्टि कांड करके भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। है ताकी 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 रे बाबा तो निकले ढाकी। डेरे में ताक दिन हो गया और क्या रह गया बाकी। है ताकी ताकी रे बाबा तो निकला डाकी। अच्छा साहब, बहुत इतने में अपना काम चल जाएगा, ज्यादा तालियां अपन को बिल्कुल नहीं चाहिए भाई साहब। अच्छा साहब, डाकी कैसे निकले बाबा? आसाराम बापू, राम रहीम बापू, ये सारे बाबा है साहब। पहले तो साहब ये बड़े बड़े गुफाओं में रहा करते थे, बड़े बड़े महलों में रहा करते थे साहब, लेकिन आजकल पड़े हुए तिहाड़ जेल में, एक जोधपुर की जेल में। तो साहब इनके भजन बदल गए, पहले ये भजन गाते थे, आजकल जेल में पड़े पड़े आसाराम बापू राम रहीम क्या गा रहे हैं? परिवर्तन कैसे हुआ साहब? मजे लेना। राम रहीम बाबा गा रहे हैं जेल में पड़े पड़े। अभिनंदन अभिनंदन, स्वागत। मुझे नींद ना आए मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई हनीप्रीत पास ले आए। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई हनीप्रीत पास ले जाए। न जाने कहाँ डेरा खो गया, जेल में मैं बेंडा हो गया। न जाने कहाँ डेरा खो गया। अच्छा साहब, ये बात हुई। अच्छा तो साहब आसाराम बापू जज साहब के सामने गए, तो साहब जज साहब ने कहा कि बाबा आप तो हिंदू धर्म का प्रचार करते थे, आप तो भगवान के भक्त थे, आपने ऐसा क्यों किया? तो जज साहब क्या पूछते हैं, बाबा क्या जवाब देते हैं? आनंद लेना आप। जज साहब कह रहे हैं कि देश के ये बाबा कैसे दुष्ट कांड में फंसे हैं, ऐसे फंसने की तो गारंटी थी, और बाबा की वारंटी थी। अरे रोज ही तो बाबा वो की पोल रही खुल। और जज साहब बोले बाबा से कैसे हुई भूल, कैसे हुई भूल, बाबा कैसे हुई भूल? तो बाबा बोले है लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ये बाबा बजा नहीं हो तो ढंग से बजाओ भाई साहब, मैं तालियों की कहते ही नहीं हूँ। हाँ, ये बाबा अपने देश के साथ क्या करें बाबाओं का है, लेकिन साहब हमारे संत जो है वो वास्तव में संत है। आदरणीय गुरुदेव को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, नहीं
असली संत तो असली है साहब, ये बाबा राम रहीम है, राम आसाराम बापू, इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा साहब, तो गए आसाराम बापू जेल में, तो साहब उनको जेल में आया गुंडा मिल गया आतंकवादी, जिसका नाम था टुंडा। तो बाबा ने कहा कि टुंडा तू किस चक्कर में आया? बोले बाबा मैं तो बम फोड़ा करता था, इसलिए बम के चक्कर में आया। बोले बाबा आप किस चक्कर में आए? बोले मैं फुलझड़ी के चक्कर में आया। ऐसे केस होते रहते हैं साहब। लीजिएगा, मेरे युवा दोस्त भी खड़े हुए, कुछ बैठे हुए साहब। यहाँ के युवा तो बहुत शानदार है साहब। मैं हाड़ौती से आया हूँ भाई साहब। यहाँ के लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन दादा बता रहे थे भी मोबाइल का दुरुपयोग, मोबाइल के क्या क्या नुकसान है साहब, दादा बता रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को मोबाइल का क्या दुरुपयोग है। बेचारे हमारे देश के लड़कों को किस प्रकार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और किसी के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, लड़कियों के द्वारा बनाया जा रहा है। बेचारे नौजवान जो 18-20 साल के, उनके साथ क्या हो रहा है, मजे लेना। के डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे बैलेंस डलवाऊंगी रे। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका। हाँ मजे आ रहा है भाई साहब के, ताली वाली बजाओ, मजे आ रहे हो। तो बेचारों को शर्म आ रही उनको कि हमारे बारे में बोल रहा है आदमी, हम ताली क्यों बजाए। के डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे बैलेंस डलवाऊंगी रे। बैलेंस कालू से डलवाऊंगी, पर फोन बालू के लगाऊंगी रे। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 रे। साहब हंसिए, दादा बता रहे थे कि हंसना जरूरी है साहब। किसी बड़े कवि ने ये कहा है साहब, ध्यान से सुनना इधर वाले लोग, कि जो हंसाता है, जो हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है भाई साहब। जो हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहां कहीं भी जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। हाँ मत बजाओ ताली, मैं यहाँ आया हूँ, ये स्वर्ग बन गया और आप सारे स्वर्गवासी। टेक्निकल फॉल्ट है भाई साहब, आप ताली वाली मत बजाओ। अपन तो बिना ताली के कवि है भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है साहब। ताली का क्या करे साहब। दादा क्रिकेट, दादा बहुत बड़े कवि है साहब। जो भाभी जी है साहब, क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है भाई साहब, पूरा दिन क्रिकेट देखती है। दादा एक दिन ऑफिस से घर चले गए साहब दोपहर में, भाभी जी का टोटल ध्यान क्रिकेट पर भाई साहब। भाई साहब ने जब कहा जी सुनती हो मैं आ गया, भाभी जी का टोटल ध्यान क्रिकेट पर। भाई साहब ने जोर से कहा अरे सुनती हो मैं आ गया, भाभी जी का टोटल ध्यान क्रिकेट पर, वो क्रिकेट देख रही भाई साहब। इन्होंने जोर से कहा अरे सुनती हो मैं आ गया हूं, बता मैं कौन हूं। भाभी जी बोली छक्का। ये तो ये इफेक्ट हो रहा है भाई साहब अपने देश में। नहीं वो विराट कोहली, वो विराट कोहली ने लगाया था, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट है। दादा आए थे बोले मोबाइल का यूज मत करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं मोबाइल पर आपको एक पैरोडी मैंने अभी बनाई है भाई साहब, मैं वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके बीच में। कोई बात नहीं, जैसे हम यहाँ आए साहब होटल में खाना बहुत शानदार। दादा ने कहा कि मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आजकल मोबाइल का उपयोग कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्या दादा स्वागत स्वागत स्वागत। कि ना पढ़ाई में, भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये 4-5 मेरे दोस्त, देखो मोबाइल का वास्तव में प्रभाव है। 4-5 लोगों को कभी समझने से कोई लेना देना नहीं भाई साहब, वो आराम से मोबाइल चला रहे, चलाना चाहिए, सबके अपने अपने काम होते हैं। कि ना फिल्म में एक और बात कहना चाहता हूँ आप, मैं ऐसे जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं यही अटका रहूंगा भाई साहब। आगे ये टेक्निकल फॉल्ट है, कोई बात नहीं, तालियां बजती रहेगी, शानदार काम है। दादा शादीशुदा है भाई साहब, मैं कुंवारा हूँ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कुंवारे आदमी की एक सहूलियत होती है भाई साहब कि वो पलंग के दोनों तरफ से उतर सकता है। हाँ ये होता है। आप लोग नहीं उतर सकते भाई साहब। हाँ दादा साहब बहुत बड़े कवि है देश के, लेकिन साहब घर पर ये बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं साहब, लेकिन जो घर का संचालन नहीं कर पाता है वो कवि सम्मेलन के मंचों का करता है, इस बात का ध्यान लेना आप। अच्छा साहब, तो दादा ने एक दिन क्या किया, अपनी पसंद की सब्जी, टमाटर की सब्जी, भाई साहब मजे लेना आप। तो टमाटर की सब्जी दादा लेकर के चले गए घर पे, और भाभी जी को सब्जी पसंद है मूला की। आप जानते हो मूला, मूली का पुरलिंग, मूली का पुरलिंग, इतना ध्यान रखना, अंग्रेजी के लोग हैं भाई साहब। मूली का पुरलिंग मूला। दादा टमाटर की सब्जी लेकर चले गए, भाभी जी को टमाटर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है और महंगी अलग से होगी। भाई साहब भाभी जी ने भाई साहब का बुरा हाल किया, इनको घर से बाहर भगा दिया। मैं जैसे घर के बाहर गया इनकी हालत बेकार। मैंने की दादा क्या हुआ? बोले तेरी भाभी ने मारा यार। मैंने की क्या हुआ? बोले मैं टमाटर की सब्जी लेके गया, उसको मूला की सब्जी पसंद है। मैंने की फिर क्या हुआ? इन्होंने कहा चल सुन, कि लाया टमाटर में
एक दिन महंगा तो पत्नी बोली ये क्या लाए, यूं ही गरीबी है सब्जी ये महंगी है कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के बेलन लेके और कहा 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 मुलाला 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 उलाला उला। ये चलेगा यार एक बार ताली बजाइए यार इस बच्चे के लिए भाई। वाह 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 वाह। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। रेनवाल का कवि सम्मेलन है, बहुत शानदार श्रोता है यहाँ पर। जब भी मेरे झालावाड़ में कवि सम्मेलन होगा श्रोता मैं यहीं से मंगवाऊंगा भाई साहब जी। अच्छे श्रोता है यार, क्या कहना उसमें, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। वाह 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 वाह। चलने दो मेरी दुकान में। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा पानी 5-7 मिनट और भी चल सकती है तेरी दुकान अभी। बहुत बढ़िया। बेटा रेन वाले हैं, अच्छे पानी मांग जाते, तू तो क्या है। 6 साल का अनुभव है मेरा। बिल्कुल 6 साल का अनुभव दादा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अपन कह रहे हैं कि ताली बजाओ ताली बजाओ। रेनवाल के लोगों को कविता पसंद नहीं आई तो ये कवियों को भी बजा सकते हैं भाई साहब। नहीं नहीं ये हाँ, कभी नहीं करते। और सारा श्रेय आपको जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भाई साहब मैं एक जगह कवि सम्मेलन पढ़ रहा था तो एक भाई साहब लट लेकर के आगे, लटूरी जी लट बैठे हुए देश के बहुत महान कवि भाई साहब, एक भाई साहब लट लेकर के आगे। मैंने कि भाई साहब मेरी कविता में कोई गलती हुई तो माफ करना यार। बोला नहीं नहीं तू तो कविता सुना, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को लेके आया है। ऐसे काम हो जाते हैं। दादा बता रहे थे 370। अच्छा साहब होता है जब पाकिस्तान ने अपने देश पर हमला किया भाई साहब, तो मेरे गांव झालावाड़ में मैं रहता हूं साहब, हमारे झालावाड़ में रटलाई कस्बा है मेरा साहब, वहां के लोगों को जोश आ गया भाई साहब। बोले नहीं हम भी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जाएंगे। मेरे गांव के 50-60 लोग लट ले लेके आ गए भाई साहब। एक पिकअप निकाली, पिकअप में 50-60 लोग घुसा गए, बोले चलो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। इतने में एक आदमी ने कहा यार एक बात बताओ, इस पिकअप का किराया कौन देगा? 5 मिनट में सारे उतर गए वापिस से। ये देश है अपना भाई साहब, क्या कह रहे हैं? किराया कौन देगा? ये टेक्निकल फॉल्ट इस देश के अंदर है। वो बेवकूफ शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का, वो कहता है कि मैं जैसे ही भारत ने दोबारा हमला किया भाई साहब तो उसने कहा उसकी बेगम से, बोले मैं जा रहा हूँ क्रिकेट में पाकिस्तान, भारत को धूल चटाने के लिए, भारत को निपटाने के लिए, तू मेरा बैग चेक कर ले, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। बेवकूफ ने 3-4 बार कही उसकी पत्नी को, बोले तू मेरा बैग चेक कर ले, मैं भारत को निपटाने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि एक चीज भूल रहे हो। बोले क्या? बोले औकात। क्या बात है, ये होता है फटाके फूटे। हाँ ये चलता है भाई साहब। क्या पाकिस्तान पर कन्हैया कुमार कहता है बेवकूफ में भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं बेवकूफ, मेरे को मिल गया एक दिन दिल्ली में, मैंने बेवकूफ इधर आ तू, भारत के टुकड़े होंगे? बोले हाँ होंगे। मैंने 200 का नोट दे, मैंने किसको खुला कर दे? बोले नहीं है। मैंने की बेवकूफ तू 200 के नोट के टुकड़े नहीं कर सकता, मेरे भारत के क्या टुकड़े करेगा? ये बेवकूफ है यार। ये बढ़िया बात है। हाँ ये सारी बड़ी बातें आएगी भाई साहब, नए कवि सारे काम नया होगा यहाँ पे। तो ऐसे बेवकूफ यहाँ पे होते हैं साहब। इंटरव्यू दादा बहुत बड़े संचालक है साहब। दादा और मेरी बहुत टाइम तक भाई साहब नौकरी नहीं लगी। भाई साहब ने मुझे कोटा में बुलाया, बोले राजेश आजा कोटा में, दोनों चलते ही इंटरव्यू के लिए। वहाँ केवल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, जिसने सही आंसर दे दिया बेटा वो बिल्कुल नौकरी पक्की। मैंने की दादा कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं गया, इंटरव्यू पूछने वाले ने पहले ही प्रश्न पूछा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मैंने कहा श्री नरेंद्र मोदी जी। बोले कि वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। दूसरे का आंसर बताओ, हमारा देश कब आजाद हुआ था? मैंने कहा साहब कोशिश तो 1857 में की थी, लेकिन 47 को कामयाबी मिली। बोले बहुत अच्छे, दूसरे का आंसर भी बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, क्या यह धरती गोल है? मैंने की हाँ, लेकिन आज तक कोई सिद्धि नहीं कर पाया। बोले कि वेरी गुड, आप पास होते हो, जाओ बाहर, बहुत अच्छे, खुशियां मनाओ। जैसे ही मैं बाहर आया भाई साहब मिल गए, बोले यार क्या पूछा? प्रश्नों में क्या पूछा? मुझे कुछ भी याद नहीं, बता यार। मैंने कि दादा मैं तो हंसी खुशी से मजे लूंगा, आप तो केवल आंसर सुन लो। बोले बता। मैंने कि पहले का आंसर श्री नरेंद्र मोदी, दूसरे का आंसर 1857 में कोशिश की लेकिन 47 को कामयाबी मिली, और तीसरे का आंसर हाँ लेकिन आज तक कोई सिद्धि नहीं कर पाया। दादा ने कहा कि ठीक है। दादा अंदर गए, प्रश्न पूछने वाले ने प्रश्न बदल दिए। वाह। हाँ भाई साहब, उसने पहला ही प्रश्न पूछा, आपके पिताजी का क्या नाम है? दादा ने कहा श्री नरेंद्र मोदी। तो इंटरव्यू पूछने वाले ने सोचा कि यार इस देश के अंदर 20 लाख मांगी लाल रहते हैं, हो सकता है इनके पिताजी का नाम ही नरेंद्र मोदी हो। बोले आपका जन्म कब हुआ था? बोले साहब कोशिश तो 1857 में की थी, लेकिन 47 को कामयाबी मिली। बोले आप पागल हो,
बोले हाँ, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। ये दादा है, 6 साल से कवि सम्मेलन कर रहे भाई साहब। हाँ, बहुत शानदार आदमी है साहब, बड़े थोड़े से बोले आदमी है भाई साहब। एक दिन इनकी मम्मी ने कहा कि जा बेटा तेरी पत्नी को लेकर आ जा उसके पियर से। दादा चले गए पैदल पैदल, पास में गांव था भाई साहब। तो साहब 4-5 इनको उनकी सालियां मिल गई भाई साहब कुएं पे। तो सालियों ने पूछा जीजा जी कैसे आए कैसे आए? बोले तुम्हारी बहन को लेने आया हूँ, मेरी पत्नी को। बोले पत्नी को लेने आए, वो तो विधवा होगी। ये वापस गाँव में आ गए, बोले यार मेरी पत्नी विधवा होगी यार, बहुत बुरा हुआ। जैसे ये गांव में आए भाई साहब, इनकी मम्मी ने कहा कि क्यों रे तेरी लुगाई का है? बोले मम्मी क्या करेंगे उसको ला करके, वो तो विधवा होगी। बोले बेवकूफ, तेरे रहते हुए वो कैसे विधवा होगी? बोले मम्मी मेरे रहते हुए तू भी तो विधवा होगी। अरे बोले बेवकूफ, मैं तो इसलिए विधवा होगी क्योंकि तेरा बाप मर गया था। बोले हो सकता है उसका भी बाप मर गया हो। है ये कवि साहब, शानदार कवि साहब, सारे काम शानदार होंगे। हाँ, धारा 370 हटी भाई साहब, देश के सुरेंद्र सार्थक, देश के बड़े कवि साहब। इन कवियों से मैंने ये सीखा कि राजेश बेटा राजनीति पर कविता लिखो, लेकिन राजनीति के लिए कविता मत लिखो बेटा। इन बड़े कवियों से मैंने सीखा भाई साहब। धारा 370 हटी, दादा ने काम किसी पार्टी के नहीं है भाई साहब, लेकिन एक व्यक्ति का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। 70 सालों तक बिल्कुल कुछ हो ही नहीं पाया, लेकिन वो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने धारा 370 का दाग हटाया, तब जाकर के मैं आपके बीच में, आप बुद्धिमान लोगों के बीच में पैरोडी पढ़ना चाहता हूं दादा। स्वागत, कि क्या हुआ, मैं उस व्यक्ति को सम्मान स्वरूप एक पैरोडी देना चाहता हूं। अभिनंदन। कि मेरे मोदी पीएम, सर प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है भाई साहब। स्वागत, स्वागत, स्वागत। मेरे मोदी पीएम प्रिय दामोदरम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इतना ध्यान रखना। मेरे मोदी पीएम प्रिय दामोदरम, 370 हटाई मैं जा आ गया। मेरे मोदी पीएम प्रिय दामोदरम, 370 हटाई मैं जा आ गया। काम भी हो गया, नाम भी हो गया, तूने कश्मीर बचाया मैं जा आ गया। मेरे मोदी पीएम प्रिय दामोदरम, 370 हटाई मैं जा आ गया। और सुनना साहब कि मोदी और महबूबा रूबरू आ गए, पर हमारे पीएम वर्ल्ड में छा गए, पर हमारे पीएम वर्ल्ड में छा गए। सारे गद्दारों को वो दबोचे हुए, ऐसे छाए कि सच में मैं जा आ गया। मेरे मोदी पीएम प्रिय दामोदरम, धारा 70 हटाई मैं जा आ गया। 370 हटाई। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड। ये होती है भाई साहब कविताओं पर आने वाली माला। दादा बता रहे थे मैं केका आया, मैं नहीं केका आया था भाई साहब। हाँ ऐसा होता है। बहुत बढ़िया, सर ने मेरा सम्मान किया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साहब, एक और बात मैं आपके बीच में, सारी रात यहाँ पे हंसी होगी, देशभक्ति की बात होगी साहब। इन दिनों इस देश के अंदर पिछले 2-3 सालों में जो हमले हुए भाई साहब, मैं अगर एक विषय पर चर्चा नहीं करो तो वो कवि सम्मेलन अधूरा माना जाता है भाई साहब। वो है हमारे भारत की सेना। जितने लोग हैं सारे देशभक्त लोग हैं, युवा है। मैं भारत की सेना के सम्मान में, और साहब मेरा काम सारा नया है, मैं बिल्कुल नई विधा में काम करता हूं। मैं भारत की सेना के सम्मान में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। आपने मेरी कविताओं पर आप खूब हंसे भाई साहब, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके मन मस्तिष्क में देशभक्ति हो तो उसको भी बाहर निकालना। दादा मैं सेना के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ, ताकि रेनवाल में, क्योंकि कहीं ये खबर न आए सुबह के अखबार में कि रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। सही बात, मैं आपके बिल्कुल। बीच में कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं भाई साहब। क्या है भारत की सेना, उनके सम्मान में। अभिनंदन, अभिनंदन, वाह। भारत की सेना का चित्रण आपके मन में रखना और मेरी कविता सुनना। कि हो हाथ में बंदूक, हो हाथ में बंदूक और सीना सम्मुख, चाहे सर कट जाए
पर नहीं सकती झुक भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई। वो हाथ में बंदूक और सीना सम्मुख, चाहे सर कट जाए पर नहीं सकती झुक भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई। हनुमान थप्पा की तू उबलती जवानी है, हनुमान थप्पा की तू उबलती जवानी है। हेमराज की माता के आंखों का पानी है, शहीद का जुनून, शहीद का जुनून भी है, भारती की शान भी। तू ही है पूजा मेरी, तू ही है आरती, एक साथ तू चलती है, दिन रात न ढलती है। दुश्मन के मुंह पर दोनों हाथ से झड़ती है, जैसी तू है वैसी रहना, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच को प्रणाम करता हूँ। पहली बार ये कैमरा जरा ऊंचा कर दीजिए कि मेरा फेस भी नजर आए लोगों को। इसने ऐसे सेट कर रखा है कि सभी इसी लंबाई वाले हैं, इसको पता नहीं कि हम भी यहाँ पर बैठे हैं। अरे भाई ये सबको जया बच्चन ही समझ रहा है, जब इसे पता ही नहीं कि हम खुद यहाँ पर हैं अभी। बहुत भावुक लोग हैं आप, बड़ी छोटी छोटी बातों पर तालियां बजा देते हैं। बाबूजी आप जहां जा रहे थे वहां पर होके आ जाइए, वैसे बता के जाइए कि कहां जा रहे थे। घर तो नहीं जा रहे होंगे पक्का वाला, लेकिन ना कुछ लोग लेट कर कविता सुन रहे हैं, अब उठकर सुन रहे हैं, फर्क पड़ता है थोड़ा। ये लगभग क्षीर सागर में जैसे विष्णु अजगर पर लेटे हूं, वैसे शेषनाग पर लेटे हूं, उस मुद्रा में आप लेटे हुए हैं। सफेद कपड़े पहने हुए हैं, पुरुष अगर विधवा होता तो ऐसा ही लगता। अरे वाह यार, बहुत ऐसा भी कर लेते हो क्या? अभी देखो तो सही क्या क्या करते हैं। और खामोश बैठे रहो जरा। राजेंद्र पंवार बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे। केरल के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ आपने ये कवि सम्मेलन रैनवाल क्लब ने करवाया है, मैं शुभकामना देता हूँ। 5 साल से कवियों को भी पीड़ा है राजेंद्र पंवार के बुलाए जाने पर, तो एक कवि सम्मेलन जरा राजेंद्र पंवार पीड़ितों की सहायतार्थ भी करवाइएगा, मतलब करवाइएगा। मित्रता में आदमी लूट जाता है कसम से, लूट गए कसम से, क्योंकि जो भी था वो छोड़ करके आप लोगों के बीच आए हैं। ये मोहल्ला बहुत जागृत है। आप लोगों ने कवि सम्मेलन को संजीवनी प्रदान की है। आप लोगों का जो आशीर्वाद, आप लोगों की जो तालियों की गड़गड़ाहट हुई है, उससे कवि सम्मेलन जरा कवि सम्मेलन जैसा बनता हुआ प्रतीत हुआ है। मैं आपकी इस विराट उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। माताएं बहनें तक नाटक छोड़ करके आ गई हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी। क्या बात, वाह वाह वाह, बड़ी बात है। हिंदुस्तान में औरतें सगे पति को छोड़ देती हैं पर नाटक देखना नहीं छोड़ती हैं। इसके बावजूद आ गई हैं। देखिए मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं कि पढ़े लिखे लोग इस भीड़ में कितने हैं। हिंदुस्तान की हर महिला शाम को नाटक देखती है, हर महिला शाम को नाटक देखती है, और नहीं देखने दो तो फिर करती है। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं ऐसे तमाम दुखियों को प्रणाम करना चाहता हूं। एक छोटा सा निवेदन रहेगा, बहुत ज्यादा दूरी से तो नहीं लेकिन आपसे ज्यादा दूरी से आया हूं, इसलिए जो लोग पीछे बैठे हैं अगर वो आगे आ जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। हालांकि मेरे कहने से कोई आगे आएगा नहीं, क्योंकि देश को आदत है पीछे रहने की।
इसलिए आने की कोई जरूरत नहीं, मैं एवं ही इमोशनल में कह रहा हूं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो चेक कर रहा था कि कवियों की इज्जत कितनी है रेनवाल में, यहां पर भी उतनी है जितनी पूरे देश में मतलब कुछ खास बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया। आदरणीय शेखावत जी मुझे दिखाई दें एक बार। अच्छा, शेखावत जी आप हैं भाई साहब, माला थोड़ी देर बाद लाइएगा आप आराम से। मैं जब काव्य पाठ करूं तो आप लाइएगा। और डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब कहाँ बैठे? डॉक्टर साहब आप बैठे हैं। ये भी डॉक्टर हैं, रश्मि किरण, जो काव्य पाठ करके गई हैं। डॉक्टर रश्मि किरण इन्होंने लिखा है। हालांकि आज उनको खुद को पहली बार पता चला है कि वो डॉक्टर हैं। राजेंद्र पवार क्या है कि कम पेमेंट में आदमी को डॉक्टर बना देते हैं, तो थोड़ा चलता है, मतलब आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। मेरे को कह रहे थे कि भाई साहब आपके नाम क्या आगे भी डॉक्टर लगाऊं क्या? मैंने कहा ना, मेरे तो 2000 बढ़ा देना। बढ़ाए भी। आओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो जरा। खड़े रहोगे या बैठोगे? चलो बैठ जाओ। बहुत प्यारे श्रोता हैं आप, बहुत अद्भुत कवि सम्मेलन यहाँ पर होते आए हैं और 5 साल से तो आप करा रहे हैं। अद्भुत 5 साल तक आपने कवि सम्मेलन करा कि माँ हिंदी की जो सेवा की है, उसके लिए मैं हिंदी का सबसे छोटा पदाती होने के नाते आप लोगों को केवल प्रणाम कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास आप लोगों की तारीफ में कोई शब्द नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ भैया, इसकी आवाज जरा बढ़ाइए अगर बढ़ती हो तो। माइक वाले भैया बहुत अच्छे हैं। ये शुरू से लेके अब तक उसी आसन में बैठे हैं जैसे बाबा रामदेव सुबह 4:30 बजे बैठते हैं। ये माइक वाला नहीं है, ये योग ऋषि है। वाह! कैमरे वाले आज 3-3 आ गए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तब से लेके अब तक शूट कर रहे हैं, सबकी रील उतार रहे हैं। मैं आपको सच बताता हूं कि कैमरे वाला वही आदमी बनता है बड़ा होकर जिसको बचपन में ही दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। एक बार इनके लिए भी 2-4 जितनी भी बज पाए उतनी आप बजा दीजिए। शानदार। अतिथि उतने ही बचे हैं जितनी देश में ईमानदारी है, और ये ईमानदार अतिथि हैं इसलिए अब तक बचे हुए हैं। इनसे पहले जो थे वो ज्यादा ईमानदार थे, वो अपना ईमान कहीं और प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं अपने शुभकामना देता हूं, जहां पर भी हैं देश के लिए कुछ न कुछ कर ही रहे होंगे। बढ़िया। तुम ज्यादा समझ रहे हो थोड़ा। आज का स्टार तू है, टोपी वाला। इतना प्रचार तो हम 50,000 लेके नेताओं का नहीं करते जितना फोगट में तेरा कर दिया है, मतलब ये देख ले। पर बहुत अच्छे। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, आपको एक मुखरता से रूबरू मैंने करवाया है। अब मैं काव्य पाठ करने की अनुमति आप लोगों से चाहता हूं। अनुमति कैसे रेनवाल देता है, जितने लोगों ने दी है मैं आभारी हूं आपका। सिर्फ 4 पंक्तियां, उसके बाद में अगर आप कविता नहीं सुनते होंगे तो मैं आपको जबरदस्ती कविता, मैंने आज दिन तक जबरदस्ती 1 सेकंड की कविता नहीं सुनाई है। मैं रेनवाल को कसम खाकर ये बात कह रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां पर मुझे सुनने वाले लोग हैं तो कितने हैं। अगर तालियों की गड़गड़ाहट हो जाएगी, अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, तो मैं दावा करता हूं कि लगभग 12 बजे मैं खड़ा हुआ हूं। 12 बजने से पहले मैं खड़ा हुआ हूं और मैं उनकी 12 बजाकर बैठूंगा जो इस देश की 12 बजा रहे हैं। क्या बात! मैं प्रारंभ होना चाहता हूं आपके बीच, सिर्फ प्रारंभ होना चाहता हूं। एक टिप्पणी सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, और उसके बाद अगर आपकी शिराओं का सुषुप्त रक्त पौरुष की एक नई उबाल ले ले, उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ वीरों के स्तवन में हमें भी अशोक चारण का साथ देना चाहिए, हाँ उसके बाद भी अगर आपको लगे कि राष्ट्र चेतना के अभीत स्वर को अभय होकर कैसे सुना जाता है, ये मैं यहां पर देखना चाहता हूं। प्रारंभ कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, JNU। वहां पर एक बचकाना छात्र नेता खड़ा होता है और यह कहता है कि हिंदुस्तान की सरहदों पर जितने सैनिक तैनात हैं वो तो सबके सब बलात्कारी हैं। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो
तो मैं कसम देता हूं रैनवाल में बैठे हुए हर एक आदमी को कि एक ताली इस मैदान से ना आए। जितनी देर का काव्य पाठ करना होगा मैं अपनी औकात पर और अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर कर लूंगा, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाएं उन शहीदों का स्वस्ति वाचन सुनकर, तो फिर अब तक के कवि सम्मेलन के सर्वाधिक तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं। संख्या में आप कम हैं, लेकिन देशभक्त भले 2-4 ही क्यों न हो, वे आंदोलन का सूत्रपात कर दिया करते हैं। अरे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एक एक ही थे जिन्होंने देश को क्रांति धर्म सिखाया और देश को आजादी दिला दी। वो एक एक थे, लेकिन आप ईमानदारी से यहां पर बैठकर, मैं शहीदों के लिए, मैं सैनिकों को जब बलात्कारी इस मुल्क में कहा गया तब मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आपको ठीक लग जाए तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगभग इतनी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट कीजिएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि कविताओं पर तालियां आजकल नहीं बजती है, उन लोगों के जरा जुबानें सिल जाएं। मैं पहला बंदा आपको दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। आशीर्वाद आप लोगों का भी चाहता हूं, पंक्तियां सुन लीजिए, उसके बाद में आशीष पूरे रैनवाल का एक स्वर में चाहता हूं, सुन लीजिए। और ये वाला जो कैमरा है वो बंद कर दीजिए। मुझ में देखने लायक ऐसा कुछ है भी नहीं कि मुझे कैमरे में देखा जाए, स्क्रीन पर देखा जाए। मैं तो लोगों के दिलों की स्क्रीन, मैं तो लोगों के दिलों की स्क्रीन पर छपना चाहता हूं, मुझे किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं है। सब 4 पंक्तियां देखिए। जब सैनिकों को रैपिस्ट इस मुल्क में कहा गया, मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, थोड़ा इको इफेक्ट दीजिएगा इसे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रारंभ हो रहा हूं कि धैर्य धर्मियों का शौर्य भारत का हौसला है, इसीलिए हौसले को वीर धार देते हैं। धैर्य धर्मियों का शौर्य भारत का हौसला है, इसीलिए हौसले को वीर धार देते हैं। जहां कहीं पर बैठे हैं अपना फर्ज आप उन शहीदों के लिए तालियां की गड़गड़ाहट करके पूरा कीजिएगा। जब उनको रैपिस्ट कहा गया इस देश में, तो उस बदतमीज छात्र नेता को यहां पर खड़े होकर आपका कवि कुछ कहना चाहता है कि धैर्य धर्मियों का शौर्य भारत का हौसला है, इसीलिए हौसले को वीर धार देते हैं। तो हार को हराने हेतु हाजिर है हर दम, जीत के गले को जीतने का हार देते हैं। जीत के